नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। आज हम बात करेंगे प्राथमिक व्यवसाय। इससे पहले हमने जो प्राथमिक व्यवसाय में जो गतिविधियां हैं उन लगभग 4 गतिविधियों की हमने बात कर ली थी, जिसके अंदर हमने आखेट, संग्रहण करना, मछली पकड़ना और पशुचारण, इन 4 गतिविधियों की हमने बात कर ली थी। एक बात आपको मैं बताऊं कि जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे लाल बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लें और अपने चैनल से जुड़े रहिए। तो अब हम बात करते हैं, अगली जो गतिविधि है वो है कृषि। प्राथमिक व्यवसाय के अंदर जो अगली गतिविधि है वो कृषि। इसके बारे में हम बात करें कि जो कृषि है वो प्राथमिक जो स्तर की महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, यानी जो प्राथमिक स्तर है उसकी महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। और कृषि जो सबसे अधिक प्रचलित व्यवसाय है, यानी हम देखें कि ये विकासशील जो देश है उसके अंदर सबसे अधिक प्रचलित ये जो व्यवसाय है और ये जो भोजन के स्रोत है इनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है कृषि, जिनसे लगभग 71% खाने के संसाधन यानी भोजन के संसाधन उपलब्ध होते हैं। इसी में आगे हम बात करें, जो कृषि है मानव को स्थायी आवास की सुविधा उपलब्ध कराती है, यानी मानव को स्थायी आवास की इन्होंने सुविधा दी, क्योंकि जहाँ से ये इन्होंने जो कृषि है वो स्थायी करने लगे उसके साथ साथ ही इन्होंने आवास भी स्थायी बना लिए। फिर हम बात करें कि जो कृषि है ये विकासशील देशों का प्रमुख व्यवसाय है, यानी जो विकासशील जो देश है इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो है कृषि, जैसे भारत। अब हम इसकी बात करें कि जो कृषि है, कृषि को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक। इन कारकों को प्रभावित करने के कारण ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की प्रणालियों से कृषि की जाती है। अब हम बात करें कि इनकी मुख्य जो प्रणालियां हैं, यानी कृषि की मुख्य प्रणालियां, इसका हम एक एक का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारी पहली जो प्रणाली है वो है स्थानांतरित कृषि। आपने पिछली क्लासों में पढ़ते आए होंगे कि स्थानांतरित कृषि क्या है। स्थानांतरित कृषि ये एक कृषि का प्राचीनतम रूप है। इसके अंदर ज़्यादातर जो लोग घुमक्कड़ जाति के लोग हैं वो ये कृषि करते हैं। इसके अंदर जो ये कृषि है ये प्राचीन यानी पुराने जो औजार है, पुरानी जो तकनीकी है उसी के आधार पर की जाती है। यानी कह सकते हैं कि ये जंगल है उनको जलाकर वहाँ पर साफ करके उसके बाद वो खेती की जाती। 2-3 साल वहाँ पर खेती करते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे एक तरह का ये चक्र बना रहता है। 2-3 साल फिर दूसरे खेत में चले गए, 2-3 साल दूसरे में चले गए, फिर वापस उसी खेत में वो आ जाएंगे, तब तक वहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ हो जाएगी। तो हम देखते हैं इसकी विशेषताएं कि जो कृषि का है ये प्राचीन रूप है, यानी जो स्थानांतरित जो कृषि है ये कृषि का प्राचीन रूप है, यानी पहले का जो रूप है। ये कृषि उष्ण कटिबंधीय वनों में की जाती है, यानी स्थानांतरित कृषि है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। ये कृषि जब करते हैं तो वनों को ये जलाकर और भूमि को साफ कर ये कृषि करते हैं। जो बोए गए खेतों का आकार छोटा होता है, यानी इनके द्वारा जो खेत जो बोए जाते हैं यानी कृषि जो की जाती है उनका आकार छोटा होता है। अगली जो इसमें विशेषता है कि कृषि जो पुराने औजारों से की जाती है, यानी कृषि है जो पुराने जो परंपरागत औजार हैं उनसे की जाती है, जिसमें लकड़ी है, कुदाली है, फावड़े हैं, खुरपे आदि से यह कृषि की जाती है। अगली इसमें विशेषता हम बात करें कि यह कृषि यानी इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसके क्षेत्र की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर की जाती है,
तो यह कृषि अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन व पूर्वी द्वीप समूह में की जाती है। तो इसकी ये कुछ विशेषताएं थी जो हमने देखा कि कृषि का ये प्राचीन रूप है। उष्णकटिबंधीय वनों में ये कृषि की जाती है। इसको वनों को जलाकर भूमि को साफ करके ये खेती की जाती है और जो बोए गए जो इनका खेतों का आकार होता है वो छोटा होता है और जो इनके औजार होते हैं वो प्राचीन होते हैं, जैसे खुदाली, फावड़े, ये इनके प्राचीन औजार होते हैं। जो इनके क्षेत्र की हम बात करें तो अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और पूर्वी द्वीप समूह है। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम बात करें कि भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी राज्य का मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा जो 7 सिस्टर जो क्षेत्र है वहां पर इस कृषि को झूमिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूमिंग कहा जाता है। वहीं हम बात करें मध्य अमेरिका व मैक्सिको के अंदर इसी कृषि को मिल्पा कहा जाता है और मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर इसी खेती का नाम लदांग है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसका नामकरण किया गया। वियतनाम के अंदर इस खेती को रेह के नाम से जाना जाता है। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं, यानी स्थानांतरित कृषि के अंदर किस किस प्रकार की कृषि की जाती है, किसका उत्पादन किया जाता है, तो इसके अंदर धान, स्थानीय मोटे अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, यानी ये इनकी प्रमुख फसलें हैं जो स्थानांतरित कृषि की। धान, स्थानीय मोटे अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें। और मैं एक बात बताऊं आपको कि जो ये है यानी इनके जो नाम है अलग अलग क्षेत्रों में, ये अपने 12th जो क्लास है इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके साथ ही ये कंपटीशन एग्जामों में अनेक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारत के पूर्वी राज्यों में इसको झूमिंग कहते हैं, मध्य अमेरिका व मैक्सिको इसको मिल्पा कहते हैं और मलेशिया व इंडोनेशिया में इसे लदांग कहते हैं और वियतनाम इसको रे कहते हैं। अगली जो प्रणाली है वह है आदिम कृषि, यानी एक कृषि की अगली प्रणाली है। इससे पहले हमने स्थानांतरित कृषि पढ़ी, अब है आदिम कृषि। आदिम कृषि जो है स्थानांतरित कृषि का स्थायी रूप है, यानी ये स्थानांतरित कृषि का ही दूसरा रूप है। इसकी कुछ विशेषता है कि यह भूमि को साफ करके मिट्टी की जुताई ढंग से की जाती है। भूमि को स्थानांतरित कृषि में भी साफ किया जाता था, लेकिन इसमें जो मिट्टी की जुताई है वो ढंग से की जाती है। अगली से विशेषता है उपलब्ध जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, यानी जो जल उपलब्ध होता है उसको सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। अगली इसकी विशेषता है कृषि के साथ ये पशुपालन भी करते हैं, यानी कृषि के साथ साथ ये पशुओं को भी पालते हैं। पशुओं का जो प्रयोग है, यानी पशुओं को जो उपयोग में ये लेते हैं, तो खेतों की जुताई में काम में लेते हैं और परिवहन के रूप में भी इनका प्रयोग ये करते हैं। उत्पादन अधिक होने पर ये व्यवसाय भी करते हैं, यानी इनके खाने जितना उत्पादन हो जाता है, अगर इससे ज़्यादा उत्पादन होता है तो ये इसको बेच देते हैं, यानी बाजार में इसको बेच देते हैं, व्यवसाय में काम में लेते हैं। कृषि का विस्तार, यानी ये जो आदिम कृषि है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो ये उत्तरी पूर्वी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और मध्य इंडीज, इन क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। तो ये थी हमारी आदिम कृषि, इनकी कुछ विशेषताएं थी। अब हम बात करेंगे जीवन निर्वाह कृषि। कृषि के अंदर जो अगली गतिविधि है वो है जीवन निर्वाह कृषि। यानी जीवन निर्वाह कृषि वो होती है जो जीवन जीने के लिए, यानी जीवन यापन करने के लिए जो कृषि की जाती है वो कृषि। इसकी कुछ विशेषता हम देखिए, यह जो कृषि है वो स्थायी रूप है, यानी ये कृषि का स्थायी रूप है। दूसरे हम देखें, ये प्रकृति अनुकूल प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्रों में की जाती है, यानी
प्राकृतिक जो अनुकूल दशाएं होती है उसी में ये की जाती है कि हाँ भाई इस क्षेत्र में इस प्रकार की फसल होगी। तो ऐसे क्षेत्र जो प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर ये की जाती है। अगली विशेषता, जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि का गहनतम उपयोग किया जाता है। यानी दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या के दबाव के कारण उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भूमि का अधिकतम यानी गहनतम उसका उपयोग किया जा रहा है। वर्ष में जो फसल है 2-3 बार उगाई जाती है। यानी वर्ष के अंदर जो ऋतु के हिसाब से फसलें उगाई जाती है तो उस हिसाब से वर्ष में 2-3 फसल ये निकाल लेते हैं। इसके साथ ही मानवीय जो श्रम है वह और कृषि यंत्रों का दोनों का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। हम कहते हैं कि जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि का गहनतम उपयोग किया जाता है और इसके साथ इसमें उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है जिससे फसल का उत्पादन अधिक से अधिक हो और जो जनसंख्या है उसकी आपूर्ति हो सके। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार, फसल चक्र का अनुकरण यानी समय पर फसलों में सिंचाई करना और फसलों का जो चक्र का अनुकरण करना। यानी हमने बात की 2-3 फसल, तो उस हिसाब से वो फसल का जो चक्र है यानी ऋतु के हिसाब से कौन सी फसल उगानी है, दूसरी ऋतु में कौन सी फसल उगानी, तो ये एक चक्र है इसका, तो इसका ये अनुकरण करते हैं। सघन जनसंख्या के कारण मुख्यतः खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। यानी जनसंख्या सघन होने के कारण यानी जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर जो खाद्यान्न वस्तु है उसका उत्पादन अधिक किया जाता है। यानी खाद्य वाली जो फसलें हैं उनका उत्पादन अधिक से अधिक किया जाता है। इस प्रकार की जो कृषि किस प्रकार की, जीवन निर्वाह की जो कृषि मानसून एशिया के घने बसे क्षेत्रों में की जाती है। तो ये इसकी कुछ विशेषता थी। अब हम बात करते हैं जीवन निर्वाह के प्रकार, यानी इनके 2 प्रकार हैं। जीवन निर्वाह के प्रकार 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? एक है चावल प्रधान निर्वहन कृषि और दूसरा है गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहां पर मुख्य जो फसल है वो है चावल, तो वो क्षेत्र है चावल निर्वहन कृषि के। और वहीं हम बात करें जहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं है उसको कहते हैं गेहूं यानी प्रधान निर्वहन कृषि। तो हम बात करें चावल प्रधान निर्वहन कृषि की, तो इसकी जो प्रमुख जो फसल खाद्यान्न है वो है चावल। ये किस क्षेत्रों में की जाती है? तो जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर ये कृषि की जाती है। तो इसके जो विस्तार कहाँ है? तो भारत में ये खेती की जाती है, फसल उगाई जाती है। यानी बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी व मध्य चीन में चावल की कृषि की जाती है। फिर अगला जो प्रकार है वो है गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि। यानी जहां पर खाद्यान्न के रूप में गेहूं का उत्पादन किया जाता है वो गेहूं प्रधान निर्वहन, यानी प्रमुख जो फसल है खाद्यान्न की वो है गेहूं। और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये कृषि की जाती है। कहाँ कहाँ पर की जाती है? तो इसका जो विस्तार है वह उत्तरी, मध्य व पश्चिमी भारत, यानी भारत के उत्तर में, मध्य में और पश्चिमी जो भारत है वहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। इसके साथ ही उत्तरी चीन में, पाकिस्तान व कोरिया में ये कृषि की जाती है। तो ये बात थी जीवन निर्वाह कृषि की, जिसके अंदर इसकी कुछ विशेषताएं थी और इसको 2 प्रकार से बांटा गया है। चावल यानी चावल प्रधान निर्वहन कृषि और गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि। अब हमारी जो अगली कृषि की प्रणाली है वो है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। यानी जो उसका मकसद ही व्यापार करना है बड़े क्षेत्र में, यानी विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, ये कृषि की प्रणाली है। इसकी हम विशेषताओं की बात करें
कि कृषि का जो उत्पादन है वो व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है, यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य ही क्या है, व्यापार करना। ये विकसित देशों में किया जाता है, यानी जो विकसित देश है वहां पर किया जाता है जहां पर जनसंख्या कम और भूमि अधिक होती है, यानी जहां पर भूमि अधिक होती है और जनसंख्या कम होती है। इसका जो क्षेत्रफल है प्राय 240 से 1600 हेक्टेयर तक होता है, यानी इस जो कृषि का क्षेत्रफल होता है वो 240 हेक्टेयर से लेकर 1600 हेक्टेयर तक किया जाता है। अगली जो इसकी विशेषता है, कृषि के जो समस्त कार्य है, यानी कृषि के छोटा कार्य से लेकर बड़े कार्य तक सभी कार्य यंत्रों व मशीनों से होता है। इसकी जो प्रमुख फसल है वो फसल है गेहूं, यानी विस्तृत जो वाणिज्यिक अनाज कृषि है इसकी जो प्रमुख फसल है वो है गेहूं। खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि व्यापार के उद्देश्य से कृषि करते हैं, तो स्वाभाविक है कि अनाज भी इनके पास यानी खाद्यान्न भी इनके पास बहुत मात्रा में होगा। तो उसकी सुरक्षा के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं। तो इसके सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े माल के गोदाम बनाए जाते हैं। मानवीय श्रम का प्रयोग न्यूनतम होता है, क्योंकि वाणिज्यिक कृषि है, इसके अंदर नई नई तकनीकों से कृषि की जाती है और कृषि का समस्त कार्य यंत्रों और मशीनों के द्वारा होता है। तो इसके अंदर मनुष्य है वो गुण है, यानी मानवीय जो श्रम है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। ये जो क्षेत्र है जहां पर कृषि की जाती है तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है वहां पर यह कृषि की जाती है। तो यूरेशिया के अंदर, यानी यूरोप और एशिया जो क्षेत्र है वहां पर हम बात करें तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनको स्टेपिज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपिज कहते हैं। वहीं उत्तरी अमेरिका की हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उनको कहते हैं प्रेरीज। क्या कहते हैं? प्रेरीज। अर्जेंटीना के अंदर पंपास, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं और न्यूजीलैंड में कैंटबरी कहते हैं। ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान है जहां पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। और इसकी अगली जो विशेषता है, ये कृषि के जो यंत्रीकृत व उच्च तकनीक पर आधारित है, यानी ये जो कृषि है ये यंत्रीकृत है, यानी इनमें सर्वाधिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और ये उच्च तकनीकी यानी वैज्ञानिक तकनीकी भी कह सकते हैं और इसको हाई टेक्नोलॉजी के अनुसार ये कृषि की जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कृषि हो और व्यापार अधिक से अधिक हो। कृषि में अगली जो प्रणाली है वो है बागाती कृषि। अब बागाती कृषि क्या है, इनकी विशेषता देखते हैं हम कि इस प्रकार की जो कृषि है वो इस प्रकार की जो कृषि का विकास है वो होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। और किसने किया? यूरोपीय लोगों ने किया, यानी इसका जो विकास है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हुआ और यूरोपीय लोगों ने किया। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं, यानी बागाती कृषि में जो प्रमुख फसलें होती है वो है रबर, चाय, इलायची, गन्ना, काली मिर्च, नारियल, कहवा आदि इसकी प्रमुख फसलें हैं। अगली इसकी जो विशेषता है, इसके अंदर भारी पूंजी निवेश करनी पड़ती है, यानी जो पूंजी है इस कृषि में अधिक व्यय होती है। इसका उच्च प्रबंध यानी इसका जो मैनेजमेंट है वो उच्च रखना पड़ता है। इसमें तकनीकी का आधार भी वैज्ञानिक विधियों यानी तकनीक का आधार उच्च होता है और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगली इसके अंदर विशेषता है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो फसलें होती है इसकी ये ऐसी फसलें हैं जैसे मान लो चाय की फसल है, चाय के अंदर एक एक पत्ती को तोड़ना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर जो श्रमिकों की आवश्यकता है वो बहुत ही अधिक पड़ती है। इसमें उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, यानी उद्योग है इन्हीं को बागाती कृषि से कच्चा माल उपलब्ध होता है। यूरोपीय देशों ने ब्राजील में कहवा के बागान लगाए,
यानी यूरोप वासियों ने ब्राजील के अंदर कहवा के वृक्ष लगाए, उन कहवा के बागान लगाए, उन बागानों को वहां पर फेजेंडा कहते हैं। ब्राजील में जो कहवा के बागान हैं उनको फेजेंडा कहते हैं। अंग्रेजों ने भारत के और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए, यानी अंग्रेजों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए। मलेशिया में इन्होंने रबर के बागान लगाए। फ्रांस वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी व कोकोहा के बागान लगाए। इसके बाद अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। तो इस प्रकार बागायती कृषि का विकास हुआ। ये इनकी कुछ विशेषताएं थी जो हमने इसमें देखी। अगली प्रणाली यानी मिश्रित कृषि और दुग्ध कृषि की। तो मिश्रित कृषि के बारे में हम बात करते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करें कि इस कृषि में फसलें उगाने तथा पशुओं को पालने का कार्य साथ साथ किया जाता है। नाम से लग रहा है मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि है कृषि यानी खेती और पशुओं को पालना दोनों साथ साथ किया जाता है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें जो खेतों का आकार होता है वो मध्यम होता है। इसकी प्रमुख जो फसलें हैं यानी मिश्रित कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो इसके अंदर गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन एवं चारे की फसल, ये इसकी प्रमुख फसलें हैं। इसकी अगली विशेषता में है कि इसमें अधिक पूंजी का निवेश होता है, यानी जो पूंजी है ये अधिक व्यय होती है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो कृषि है अधिक पूंजी वाली कृषि है। इसके अंदर कुशल व योग्य किसानों के द्वारा यह कृषि की जाती है, यानी जो किसान है कृषि करने वाला है वो कुशल और योग्य होना चाहिए। यह कृषि महानगरों के समीप की जाती है। यह कृषि विश्व में अधिक विकसित भागों में की जाती है, यानी यह कृषि अधिक विकसित भागों में की जाती है। ये जो पहले हमने पढ़ा कि महानगरों के समीप की जाती है, तो महानगरों के समीप ये मिश्रित कृषि की जाती है। अब बात करते हैं हम दुग्ध कृषि की। नाम से ही पता चल रहा है कि दुग्ध कृषि यानी दूध से संबंधित है। यह कृषि का विशिष्ट तरीका है, यानी ये कृषि करने का एक विशिष्ट प्रकार का तरीका है। इसमें दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन, यानी जो दूध देने वाले पशु है इनके प्रजनन, पशुचारण और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये पालने के लिए नहीं पशु होते हैं, जबकि इनको व्यापार के लिए इन पशुओं का पालन करते हैं। तो इनके हर छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इनके प्रजनन संबंधी, पशुचारण और नस्ल सुधार पर ये विशेष ध्यान देते हैं। दूध दोहने व परिष्कृत करने की क्रियाओं को मशीनों द्वारा किया जाता है, क्योंकि एक दो पशु हो तो हाथ से ही धो सकते हैं, लेकिन ये 10, 15, 20 या 100 तक के पशु होते हैं, तो इनको जो दूध धोने का कार्य और परिष्कृत करने का जो कार्य है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। डेयरी कृषि का जो कार्य है ये नगरीय व औद्योगिक केंद्रों के समीप अधिक किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र दुग्ध व अन्य डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार होते हैं। क्योंकि ये जो डेयरी कृषि है ये नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि अब दूध एक ऐसा भोज्य पदार्थ है या पेय पदार्थ है जो जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए ये नगरीय क्षेत्रों के या औद्योगिक क्षेत्रों के समीप किया जाता है, जिससे इसको तुरंत नगरीय क्षेत्रों में पहुंचा सके। या फिर इसको जो मान लो पनीर बनाने के लिए उद्योग या मावा बनाने के लिए, तो औद्योगिक क्षेत्रों में इसको जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। इसके जो प्रमुख देश हैं, यानी किन किन देशों में दुग्ध कृषि की जाती है, तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क और यूएसए। इन सभी देशों में
दुग्ध कृषि की जाती है। तो ये थी दुग्ध कृषि की कुछ विशेषताएं। अब हम बात करते हैं अगली जो प्रणाली है कृषि की, वो है ट्रक कृषि। ट्रक कृषि की विशेषताएं हैं कि यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसमें साग सब्जियों की कृषि की जाती है, यानी इसके अंदर जो मुख्य विशेषता है, साग सब्जियों की कृषि की जाती है। इन वस्तुओं को प्रतिदिन ट्रकों में भरकर निकटवर्ती नगरीय बाजारों में ले जाकर बेचा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये नगरों के समीप की जाती है, जहां से साग सब्जियों को रात में तोड़कर और ट्रकों में डाल दिया जाता है। जल्दी ही सुबह ये नगरों में आकर मंडी में या जो भी इनका बाजार होता है वहां ले जाकर ये बेच दी जाती है। क्योंकि नगरों के पास में इसलिए की जाती है क्योंकि ये जल्दी से जल्दी नगर में पहुंच सके, क्योंकि सब्जी है जो तोड़ने के बाद जल्दी खराब हो जाती है। बाजारों से कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर में चलने से कितनी दूरी तय होती है। इस आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि पड़ा। यानी रात भर में ट्रक कितनी दूरी तय करता है, इस आधार पर इसका नाम है वो ट्रक कृषि पड़ा। ट्रक कृषि की जो शुरुआत हुई वो हुई यूएसए के अंदर, यानी इस कृषि की जो शुरुआत हुई है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई है। भारत में नगरीकरण तेजी से बढ़ा, इसलिए देश में बढ़ती सब्जियों की मांग के कारण इस प्रकार की कृषि का तेजी से विकास हुआ। यानी भारत में दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या बढ़ने के कारण यहाँ पर जो सब्जियों की है मांग है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ये जो ट्रक कृषि है ये यहाँ पर विकसित हुई। अगली जो प्रणाली है वो है फलोद्यान कृषि, यानी फलों का, इसके अंदर फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं फल और फूलों की कृषि की जाती है। इस विशेष प्रकार की कृषि में फल व फूलों की कृषि की जाती है। इन फल व फूलों को बेचकर किसान भारी मुनाफा कमाता है, यानी ये बहुत ही महंगे बिकते हैं और इनसे अच्छा मुनाफा मिल जाता है। नगरीय क्षेत्रों में इसकी मांग अधिक होती है, क्योंकि फलों की फूलों की जो मांग है वो नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हम बात करें कि कौन कौन से फल वहां पर पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय जो गर्म क्षेत्र है वहां पर केला, आम और नारियल पाए जाते हैं। वहीं हम शीतोष्ण कटिबंध की बात करें कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब और नाशपाती ये मिलते हैं। और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर नींबू, नारंगी, संतरा, अंगूर आदि, यानी भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहां पर खट्टे रसदार फल पाए जाते हैं। इनको यहाँ पर नींबू वंशीय भी कहा जाता है। भारत में गुलाब, गेंदे व अन्य फूलों की अच्छी पैदावार होती है। यानी भारत में गुलाब, गेंदा ये अच्छी मात्रा में वहां पर पैदा होती है, यानी यहाँ पर पैदावार अच्छी है, उनका उत्पादन अच्छा होता है। तो ये थी कृषि की प्रमुख प्रणालियां, जो आज हमने 9 प्रणालियों के बारे में अध्ययन किया। आज आपने देखा क्लास बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि आज टॉपिक इतना लंबा था कि शॉर्ट करने की कोशिश की, लेकिन क्या करें, समझाना जरूरी है इस चीज़ को। एक एक चीज़ आपको मैंने समझाया है, अपनी तरफ से बहुत कोशिश की आपको समझाने की कि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाइए और इसके पास में ही बेल आइकन का बटन है, उसे भी आप दबाइए, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।